जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गीगर मूलर काउंटर। ये एक डिटेक्टर है, न्यूक्लियर डिटेक्टर, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा था। और आज ये हमारा सेकंड डिटेक्टर है, दैट इज गीगर मूलर काउंटर। दो साइंटिस्ट थे, एक गीगर और दूसरा मूलर। गीगर ने 1908 में ये कॉन्सेप्ट दिया जो आज हम पढ़ेंगे, और मूलर ने गीगर के साथ कोलैबोरेट किया और 1928 में ये डिटेक्टर बनाया। इसी वजह से इसका नाम है गीगर मूलर काउंटर, दैट इज जीएम काउंटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएम काउंटर में कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, इसमें क्या कुछ हम यूज़ करते हैं। फिर हम जीएम काउंटर की पूरी वर्किंग देखेंगे और वर्किंग के बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो लैब में आपके कॉलेजेस वगैरह में जो लैब है, वहाँ आपको ये, अगर आप कभी लैब में गए हो तो आपको ये नज़र ज़रूर आया होगा इस शक्ल में। इसकी काफ़ी सारी शक्लें होती हैं जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जी जीएम काउंटर। अब जीएम काउंटर जो है, अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, अगर हम इस डिवाइस के अंदर झांकें तो हमें ये पता चलता है कि ये एक सिलेंडर शेप का एक काउंटर है। मतलब इसकी जो शेप है वो एक सिलेंडर की तरह की है। जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिलेंडर के चारों तरफ आप समझ लें कि एक दीवार है और दरमियान में एक आपको थिक एक रॉड की तरह की एक वायर, या इसे रॉड भी हम कह सकते हैं, ये हमें नजर आ रहा है। करना हमने ये है कि इन दोनों, यानी दीवार और दरमियान में जो रॉड है, इनके दरमियान हमने एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है। और वो तकरीबन, जो काउंटर हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तकरीबन 400 वोल्ट होती है। इस सर्किट को मैं आगे चल के थोड़ा मजीद कंप्लीट करवाता हूं। साथ ही साथ इस चैम्बर या इस सिलेंडर के अंदर एक इनर्ट गैस होती है, आर्गॉन भी हो सकती है। और यहाँ पर जो हम आज जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे पास नियॉन गैस है। ठीक है, 90% नियॉन होती है, 10% ब्रोमीन है, जो हम आज के लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको ब्रोमीन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप यही एज्यूम करें कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नियॉन गैस ही है। अब देखें हमने क्या किया, हमने दीवारों और दरमियान में जो रॉड है, इनके दरमियान हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने बैटरी का, पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल दरमियान वाले रॉड के साथ अटैच किया हुआ है, और जो दीवारें हैं उनको हमने एज अ कैथोड बिहेव करवाना है। इसलिए बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दीवारों के साथ अटैच है। लेकिन इसके रास्ते में हमने एक लोड भी लगाया हुआ है, ताकि जो भी करंट की पल्स आए उसको हम यहाँ पोटेंशियल की फॉर्म में, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो लोड के अक्रॉस, उसको भी हम मेजर कर सकें, और जो करंट की पल्स इस लूप के अंदर से गुजरे उसको भी हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो ये तो है बाहर की बात, जो बाहर हमने बैटरी लगाई हुई है या जो बाहर हमने एक लोड लगाया हुआ है, यानी रेजिस्टर आर। अंदर की मैंने आपको स्टोरी बता दी, अंदर गैस है। इस वक्त जिस गैस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज नियॉन गैस, और इसे प्रिंसिपल गैस भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी में जो गैस है वो यही वाली गैस है। अच्छा, इसके अलावा आपको सामने एक विंडो नजर आ रही है, इसे थिन माइका विंडो भी कह सकते हैं। ये एक बड़ी बड़ी बारीक सी एक विंडो होती है जिसके अंदर से हमने न्यूक्लियर रेडिएशंस को भेजना होता है। अब इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, इस बारीक विंडो की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने अल्फा रेडिएशंस को भी काउंट करवाना है। और अल्फा रेडिएशन, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि अल्फा रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम होती है, इसलिए हमें यहां पर एक बारीक सी विंडो बनानी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसे काउंटर की बात करें जिसमें आप सिर्फ बीटा रेडिएशंस या गैमा पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर इस थिन या बारीक विंडो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहां पूरी की पूरी दीवार ही हो, जितनी मर्जी थिक हो,
उसके अंदर से भी बीटा या गैमा रेडिएशन तो पास कर सकती हैं क्योंकि उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो था इस पूरे लेक्चर का थोड़ा सा स्टार्ट। मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था ताकि आपको जीएम काउंटर के बारे में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का आइडिया हो जाए। अब देखिए, हम इस पूरे जीएम काउंटर की वर्किंग को स्टेप वाइज करेंगे। बहुत जल्दी नहीं करनी हमने, आपने बस लेक्चर को गौर से सुनना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक थ्योरेटिकल है। जब तक आप लेक्चर को गौर से नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो हम स्टेप वाइज बातें करेंगे, आपने साथ साथ मेरे रहना है। अब देखिए, फर्स्ट कर लें, हमने उस विंडो के अंदर से रेडिएशंस को भेजा। रेडिएशंस को भेजने से पहले ये बात अपने जहन में बिठा लें कि दरमियान में जो रॉड है, दिस इज एनोड, यानी इसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। और जो दीवारें हैं वो कैथोड का काम कर रही हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। एक और चीज़ आपने एक और चीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करना होता है, जो इस वक्त 400 वोल्ट है, ये इतना होना चाहिए कि जो अंदर प्रिंसिपल गैस है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस अप्लाइड पोटेंशियल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से प्रिंसिपल गैस आयोनाइज ना हो जाए, क्योंकि हमने उसको आयोनाइज कब करवाना है, जब न्यूक्लियर रेडिएशंस अंदर आए। अगर वो पहले ही आयोनाइज हो जाएगी तो फिर तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, फिर अब सारी वर्किंग जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्रिंसिपल गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है, जो अंदर हमने गैस फिल की हुई है, इस पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो काफ़ी लो रखा हुआ है, तकरीबन 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चलें जी, रेडिएशन को हम अलो करते हैं कि वो रेडिएशन आ जाए। फर्स्ट कर लें अल्फा या बीटा, कोई भी रेडिएशन हमने अंदर भेज दी। अब अंदर आप गौर करें, बहुत सारे एटम्स हैं जो प्रिंसिपल गैस के मौजूद हैं। अब प्रिंसिपल गैस तो मोनो एटॉमिक गैस है, नियॉन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसका मॉलिक्यूल जो है वो एक ही एटम पे मुश्तमिल होता है, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, अब होगा क्या, वहां से जो पार्टिकल्स आए वो क्या करेंगे, इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना शुरू कर देंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे देखा कि इन रेडिएशंस को किसी ने नहीं देखा, इनकी हरकतें हमें पता चलती हैं। इनकी हरकत यहाँ पे क्या है कि इन्होंने अंदर जो प्रिंसिपल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयोनाइज करना शुरू कर देना है। अब आयोनाइज करने से क्या मुराद है, जरा गौर करें, जब वहां से रेडिएशंस आई तो वो अंदर प्रिंसिपल गैस के एटम्स के साथ जब टकराएंगी तो उनके एटम के अंदर, थोड़ा जूम करके देखें, उनके एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से वो एटम या मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। अब देखिए, यहां हमारे पास दो तरह के चार्जेस हमें नजर आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो एटम के बाहर निकल गया है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से। तो अब हुआ क्या, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव आयन नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स और बहुत सारे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वहां से आने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन है वो किसी एक एटम को आयोनाइज तो नहीं करेंगी, वो तो उसके रास्ते में जितने भी एटम्स आते जाएंगे उनको आयोनाइज करती जाएंगी। अब जनाब, काफी सारे पॉजिटिव आयन्स भी हमें नजर आ रहे हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हमें नजर आ रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा ही डिस्कस करना शुरू कर दें, हम इनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। अब देखिए, हमने क्या किया हुआ है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया हुआ है, यानी दरमियान में जो रॉड है वो पॉजिटिव है और साइडों पे जो दीवारें हैं वो नेगेटिव हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो जरा गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो रॉड से अवे होगी, रॉड से बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं, वो तो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यानी एनोड की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे ये एनोड की तरफ आएगा, इसके रास्ता खाली तो नहीं है, इसका रास्ता, इसके रास्ते में तो और बहुत सारे एटम्स हैं प्रिंसिपल गैस के, जो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम नियॉन कंसीडर कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये रास्ते में आने वाले जितने भी
इसके लिए जितना भी पॉसिबल होगा ये रास्ते में आने वाले नियॉन के एटम्स के साथ भी कोलाइड कर करके उनके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालता जाएगा। जरा गौर से देखें, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले जनरेट हुआ था ये एनोड की तरफ आ रहा है और इसको रास्ते में और काफी सारे नियॉन एटम्स का सामना है और ये जिसके साथ टकरा रहा है ये उसको भी आयोनाइज करता जा रहा है। अब आयोनाइज करने से क्या मुराद है? उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता जा रहा है। अब फर्ज कर लें इस एक इलेक्ट्रॉन ने एक नियॉन के साथ हिट किया, तो एक तो ये खुद था और एक उसका इलेक्ट्रॉन जो इसने बाहर निकाला। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक से कितने बन गए? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मजीद आगे चलते जाएंगे, एनोड की तरफ जाते जाते इनको रास्ते में और नियॉन एटम्स का सामना होगा या उनके साथ भी टकराव होगा। अब क्या करेंगे? ये और नियॉन के एटम्स को भी आयोनाइज करते जाएंगे और आयोनाइज करते करते जरा गौर करें। अब मैं चेन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, एक से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद 2 नियॉन एटम्स को इन्होंने आयोनाइज किया। फिर इनसे मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स, उन 4 इलेक्ट्रॉन से मजीद 8 इलेक्ट्रॉन्स बने और ये काम चलता जाएगा। यानी अकेला इलेक्ट्रॉन बेचारा निकला था अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए, रास्ते में उसने कई और नियॉन एटम्स को आयोनाइज करवा दिया और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब इकट्ठे एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स के हजूम को हम कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, यानी इतना रश हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। और देखें, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टोरी थी जिसने अब स्टार्ट किया था, और भी बाकी सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। यानी एक पूरा एवालांच है जो जनरेट हुआ है। एवालांच का मतलब पता क्या होता है? जैसे फर्ज कर लें आप किसी ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर के ऊपर से एक आइस का एक बड़ा सा जो पीस है वो गिरना शुरू हो, नीचे आते आते उसके साथ और कई सारे आइस के पीसेस मिल के फिर नीचे आते आते वो एक बहुत बड़ा सा जो पहाड़ है, एक बड़ी सी चोटी बन जाती है जो नीचे आके गिरती है और खुदा न खास्ता नुकसान का बायस बनती है। उसे भी एवालांच कहते हैं। दिस इज अगेन एवालांच। ये इलेक्ट्रॉन्स का एवालांच है, ठीक है। एक तूफान है इलेक्ट्रॉन्स का जो एनोड की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये एनोड पे पहुंचेगा तो जरा गौर करें, एनोड पे पहले क्या था? पॉजिटिव चार्ज। अब वहां क्या चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इफेक्टिवली अगर सोचा जाए तो एनोड का पॉजिटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी सी कमी आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां चले गए। अब कैथोड की तरफ जरा देखें, कैथोड पे नेगेटिव चार्जेस जो है उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही है इस वक्त, लेकिन एनोड पे पॉजिटिव चार्जेस की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी आ गई है क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंच गए। अब असूलन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यानी एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होना चाहिए। यानी जितना पॉजिटिव पोटेंशियल यहां एनोड पे है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड पे होना चाहिए। अब ये काम करने के लिए पूरी पल्स है जो रिकॉर्ड होगी वो मैं आपको बताता हूं किस तरह। एक बात याद रखें कि जब तक पॉजिटिव आइंस जो प्रिंसिपल गैस के पॉजिटिव आइंस हैं ये कैथोड तक नहीं पहुंचेंगे ये चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे। यानी ये पूरी पल्स जो है वो काउंट नहीं होगी। ये बात जहन में रखिएगा। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी पता चल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे आए, मीनवाइल जो पॉजिटिव आइंस है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड तक जल्दी पहुंच जाते हैं, तकरीबन 1 माइक्रोसेकंड में ये पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आइंस की बात करें, चूंकि पॉजिटिव आइंस काफी हैवी हैं तो उनको कैथोड तक जाने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनोड तक आने में 1 माइक्रोसेकंड लगता है ना, तो पॉजिटिव आइंस को कैथोड तक जाने में इससे 100 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है। वो तकरीबन है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे लूप कंप्लीट नहीं होगा। लूप कंप्लीट ना होने का क्या मतलब है
कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ और कैथोड पे नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रेंथ बैलेंस नहीं होगी। किस तरह? देखें, जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे तो वहां जाकर वो कैथोड से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ले लेंगे, ठीक है, उनको लेकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें भी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। फिलहाल आप यही देखें कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आए, उन्होंने एनोड के पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को कम किया, और वहां जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो कैथोड की तरफ गए, उन्होंने कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेकर कैथोड की नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश की। अब देखें, इस वक्त मैं कह सकता हूं कि लूप कंप्लीट हो चुका है, और अगर इस लूप को एक्सटर्नल सर्किट में आपने देखना है, जहां मैंने लोड लगाया था, बैटरी लगाई थी, तो यहां भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी आप इस तरह इमेजिन कर लें कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड तक जब आए हैं तो एनोड से एक पल्स पूरी जनरेट हुई और इसने कैथोड तक जाके अपने लूप को कंप्लीट करना है, और ये लूप तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक पॉजिटिव आयन कैथोड तक नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है। और जब ये कैथोड तक जाएंगे तो लूप कंप्लीट होगा, और जब लूप कंप्लीट होगा तो इस लोड यानी रेजिस्टर आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा, और इसके थ्रू हमें एक करंट की पल्स भी मिलेगी, जिस पल्स को हम डिटेक्ट करेंगे। और इस पल्स को डिटेक्ट करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आए हैं और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गए हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन है अल्फा या बीटा जो इस जीएम काउंटर के अंदर आई थी, जिसने आयोनाइजेशन की थी। इसका मतलब यह हुआ कि करंट की पल्स को काउंट करने का फाइनल मतलब यह है कि कोई ना कोई न्यूक्लियर रेडिएशन जीएम काउंटर में एंटर हुई थी। एक पल्स अगर काउंट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक पार्टिकल अंदर आया था न्यूक्लियर रेडिएशन का। अगर दो पल्सेस काउंट कर रहे हैं इसका मतलब है दो पार्टिकल्स न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर आए थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। इस पूरी डिस्कशन के बाद आप ये बात समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो एनोड तक पहुंच गए थे पहले 10⁻⁶ सेकंड में, माइक्रो सेकंड, और पॉजिटिव आयन कैथोड तक पहुंचे थे काफी देर से 10⁻⁴ सेकंड में। इसका मतलब यह हुआ कि लूप कंप्लीट होना है 10⁻⁴ सेकंड में, और जब तक ये वाला लूप कंप्लीट नहीं होता करंट की पल्स नहीं आएगी। अब इस टाइम के दौरान यानी 10⁻⁴ सेकंड के दौरान अगर कोई अगला न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई पार्टिकल इस जीएम काउंटर में आता है तो उसकी वजह से जो कुछ भी होगा वो हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा, हमें उसका पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइम के दौरान यानी 10⁻⁴ सेकंड के दौरान जब तक ये करंट की पल्स का लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम अगली रेडिएशन को काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए इस टाइम को डेड टाइम भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम के दौरान हमारा जीएम काउंटर अगली काउंटिंग के लिए रेडी नहीं है, अगली काउंटिंग के लिए वो डेड है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेड टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डेड टाइम की भी समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं अगली बात करने लगा हूं। यह बात ज्यादा शॉकिंग है, जरा गौर से आपने सुननी है। डेड टाइम का तो हमने बता दिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने बता दिया। अब मसला है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का। वो क्या मसला है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये बात पहले तो हमने कर दी थी कि भाई बड़े मजे से पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड तक चले जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बात खत्म। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, यहां भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं इनके पास काफी ज्यादा एनर्जी है। ये कैथोड तक जाके कैथोड से जब कोलाइड करेंगे तो कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। इनकी कोशिश है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर स्टेबल हो जाए। एक बात याद रखें, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए एनर्जी लूज करनी पड़ती है।
अब वहां कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बाउंड नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव आयंस के साथ आके बाउंड होने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कंसीडर कि एक फोटोन रिलीज हो गया, यानी पॉजिटिव आयन जैसे ही कैथोड के साथ जाके टकराया तो कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के अंदर गए और बाउंड हो गए तो इस प्रोसेस के दौरान काफी सारी एनर्जी रिलीज हुई। मोस्टली ये अल्ट्रावायलेट रीजन में रिलीज होती है, उसके आसपास भी रिलीज हो सकती है। अब जब ये फोटोन रिलीज होगा तो ये कैथोड की बॉडी से टकराएगा। कैथोड की बॉडी से जब ये टकराएगा तो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलता जुलता इफेक्ट होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेटल के साथ जब फोटोन टकराता है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जिसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था। यहां भी कुछ इससे मिलता जुलता प्रोसेस हो सकता है। यहां से जब फोटोन निकलेगा वो कैथोड से फर्ज कर लें कोलाइड करता है, कैथोड से वो और इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वो निकले थे जिन्होंने प्रिंसिपल गैस के आयंस को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो एक्सेस एनर्जी है उस एक्सेस एनर्जी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम पता क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन भी जनाब अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मंजिल कौन सी है, एनोड, पॉजिटिव। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव एनोड की तरफ रनिंग करना शुरू कर देंगे, और इनके रास्ते में भी वही सारा कुछ होगा जो एवालांच मैंने आपको बताया था, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ने किया था। इसका मतलब यह हुआ कि एक न्यूक्लियर पार्टिकल आया, उसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, पॉजिटिव आयन ऊपर गए, न्यूट्रल हुए, एक पल्स काउंट हो गई, ठीक है, एक पल्स काउंट हो गई। लेकिन ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके आने से जब ये एनोड तक पहुंचेंगे और लूप कंप्लीट करेंगे तो इनकी वजह से एक एक्स्ट्रा पल्स हमें नजर आएगी, हमें मिलेगी। अब ये पल्स जो है ना, ये बेसिकली फेक पल्स है। ये किसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से नहीं आई, ये यहां पे एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से पैदा हुई है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक पल्स को स्पूरियस काउंट कहते हैं। स्पूरियस काउंट का मतलब यह है कि ये एक्स्ट्रा वो वाली काउंटिंग है जो फेक काउंटिंग है। इसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन ये फेक काउंटिंग हमें यहां पर मिल रही है। तो स्पूरियस काउंट का आपको पता चल गया कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब अगर हम अपने जीएम काउंटर को ठीक से यूज करना चाहते हैं और कोई काउंटिंग में मिस्टेक से अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें ये स्पूरियस काउंट्स जो है इनको अवॉइड करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। और इन्हीं काउंट्स को खत्म करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्विंचिंग। क्विंचिंग का जो लफ्जी मतलब है वो भी कुछ ऐसा ही बनता है कि बर्निंग से रोकना, या यहां पे इसको हम किस सेंस में देखेंगे, एक्स्ट्रा काउंटिंग से रोकना, यानी फेक काउंटिंग, स्पूरियस काउंटिंग से रोकना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्विंचिंग। अब यहां पर जो क्विंचिंग हम करेंगे इस जीएम काउंटर के साथ, ये दो तरह की होती है, जिसमें से पहली क्विंचिंग जो है दैट इज कॉल्ड गैस क्विंचिंग। अब मैं आपको गैस क्विंचिंग के बारे में कुछ बताने लगा हूं। आपको याद होगा इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल गैस जो इनर्ट गैस है, जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे हम नियॉन ले रहे थे, उसकी क्वांटिटी तकरीबन 90% होती है, और इसमें 10% जो है वो हैलोजन गैस, ब्रोमीन गैस एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा था, इसको हम फिल करते हैं। अब वही जिक्र मैं दोबारा करने लगा हूं। देखिए होता क्या है कि प्रिंसिपल गैस जो है उसके साथ बहुत थोड़ी मिकदार में, तकरीबन 90-10 की रेशो से 90% प्रिंसिपल गैस है और 10% क्विंचिंग गैस है, जो ये थोड़ी मिकदार में मैं ऐड करने लगा हूं। दिस इज फॉर एग्जांपल ब्रोमीन गैस। अब एक बात का ख्याल रखें, जो क्विंचिंग गैस है उसका इंतखाब ऐसे हमने करना है कि क्विंचिंग गैस ऐसी हो कि जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल
प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा? ये वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये जल्दी आयोनाइज हो जाएंगे प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में। एक और चीज आपने अपने माइंड में रखनी है और वो ये कि यहां पे जो क्विंचिंग गैस है जो 10% हमने ऐड की है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रोमीन, गौर करें ब्रोमीन डायटॉमिक गैस है। इसके मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम से मिलकर बनते हैं, डायटॉमिक गैस। ये भी अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि इसका भी जिक्र आगे चल के आने लगा है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अब वो ब्रोमीन को भी मिक्स कर दिया 10%। अब दोबारा वही सारा कुछ हम कंसिडर करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन हमने भेजी, कोई न्यूक्लियर पार्टिकल आया, फर्स्ट कर लें अल्फा या बीटा कोई भी, उसने आके अंदर आयोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। अब वो प्रिंसिपल गैस को भी आयोनाइज करेगा और ये जो थोड़ी मिकदार में हमने क्विंचिंग गैस ऐड की है इसको भी आयोनाइज करेगा। लेकिन चूंकि क्विंचिंग गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा था तो ये जल्दी आयोनाइज हो जाएगी और इसके साथ वो सारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। गौर से मेरी बात सुनिएगा, यानी क्विंचिंग गैस के जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी आयोनाइज हो गए, उनके अंदर से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो जल्दी पॉजिटिव आयन बन गए और प्रिंसिपल गैस भी इसी तरह बाद में आयोनाइज हो गई। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का वो जो कैस्केड बना है जिस तरह पहले बना था वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, वो एनोड की तरफ आना शुरू कर देगा और दोनों आइंस यानी प्रिंसिपल गैस के पॉजिटिव आइंस भी और क्विंचिंग गैस के पॉजिटिव आइंस भी ये कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको समझा रहा हूं। अब जरा गौर करें, चूंकि क्विंचिंग गैस जल्दी आयोनाइज हुई थी तो इसके पॉजिटिव आइन भी दौड़ लगाने में थोड़ा सा आगे हैं, इसके पॉजिटिव आइन जल्दी कैथोड तक पहुंच जाएंगे। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जब कैथोड के करीब ही पहुंचेंगे तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और उनको अपने साथ मिलाकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ ही ये कैथोड से कोलाइड भी करेंगे। ये मैं क्विंचिंग गैस की बात कर रहा हूं। अब देखिए लास्ट टाइम जो मैंने प्रिंसिपल गैस के बारे में आपको बताया था, जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बने थे, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब बाउंड होते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं। यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स या सॉरी जो आइंस हैं ये कैथोड तक जब पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनके साथ शामिल हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लेकिन अभी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अभी भी बाकी है। कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करनी थी बाउंड स्टेट में जाने के लिए, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करके अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमेना नहीं होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इससे पहले कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आए ये जो क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसोसिएट हो जाएंगे। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ये अलग अलग 2 एटम्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस एनर्जी लेकर ये क्विंचिंग गैस का डायटॉमिक मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मतलब एक एक एटम सेपरेट हो जाएगा। और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये सेपरेट होगा, देखिए एक बात तो ये तय हो गई कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को आने से कैसे रोका गया, इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ने डिसोसिएशन कर ली, अलग अलग एक एक एटम में कन्वर्ट हो गए। यानी ये बात तो तय हो गई कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया। जो स्पूरियस काउंट आ रहे थे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो हमने रोक दिए। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये डिसोसिएट होंगे अलग अलग आइंस में, पॉजिटिव जो अलग अलग आइंस बन जाएंगे, ये दोबारा से खुद ब खुद, इनकी प्रॉपर्टी है खुद ब खुद ये दोबारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप गौर करें, जो प्रिंसिपल गैस के आइंस हैं वो भी आके न्यूट्रल हो गए और जो क्विंचिंग गैस के आइंस हैं वो भी न्यूट्रल हो गए। लेकिन उनके न्यूट्रल होने के बाद पहले डिसोसिएशन हुई और डिसोसिएशन के बाद दोबारा से रिकम्बाइन उन्होंने कर लिया और दोबारा वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो ये है सारा प्रोसेस। अब आप देखें, एक ही पल्स काउंट हुई है, दूसरी पल्स काउंट हमने नहीं होने दी। एक तो ये बात है, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब ये थी गैस क्विंचिंग। गैस क्विंचिंग की मदद से हमने स्पूरियस काउंट को रोक दिया, एक्स्ट्रा काउंटिंग जो फेक काउंटिंग आ रही थी उसको हमने रोक दिया। अब मैं सेकंड क्विंचिंग की बात करने लगा हूं।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। इसमें क्या किया जाता है, जरा गौर से देखिएगा, सेम वही जीएम काउंटर की वही सारी डायग्राम है, वही सारा कुछ है। सिर्फ हमने क्या करना है, जैसे ही हमें प्रिंसिपल या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पहली काउंटिंग मिलेगी, हमने फौरन से क्या करना है, कैथोड और दरमियान में लगा एनोड, इनके दरमियान थोड़ी सी पोटेंशियल रिवर्स कर देनी है। इसका मतलब क्या है, आसान अल्फाज में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान बहुत स्ट्रांग थी। अब आप क्या करें, कैथोड की नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को भी कम कर दें और एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू को भी कम कर दें। जब एक काउंटिंग हमने कर ली, फौरन से ये काम होता है ऑटोमेटिकली। और जैसे ही हम इनकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे या थोड़ी देर के लिए रिवर्स करेंगे, वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आने लगे थे, अब वो नहीं आएंगे, वो उधर ही रहेंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, आसान अल्फाज में हमने कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस एनर्जी को कम कर दिया। उनके पास जो हमने बहुत हाई एनर्जी दी हुई थी, हाई नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया था, उसको हमने रिड्यूस कर दिया या रिवर्स कर दिया, जिसके नतीजे में वो एनोड की तरफ भागने की बजाय उधर ही रहेंगे और वो कैथोड के साथ ही बाउंड रहेंगे। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ क्विंचिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, ऐसा जीएम काउंटर जिसकी मदद से हम आउटपुट पे पावर भी हासिल कर सके, एक छोटा सा एमसीक्यू आपका, उसको हम स्केलर कहते हैं, SCALER। अच्छा, अब हम बात करते हैं जीएम काउंटर की डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसका डेड टाइम काफी ज्यादा है। और डेड टाइम क्या है, मैंने आपको अभी लेक्चर में ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और वो कितना है, 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसका मतलब है इस टाइम के दौरान हम अगले पार्टिकल को काउंट नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट जीएम काउंटर इज नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग। यानी अगर बार बार पार्टिकल हम इंसर्ट करें, बार बार मतलब हम ऐसा सोर्स रखें जिसके अंदर से पार्टिकल्स बड़ी तेजी से निकलते हैं, तो फिर उन पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर सकेंगे। अगर दो पार्टिकल्स जो हैं वो 10⁻⁴ सेकेंड से पहले आ जाते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। ये तो है इसका पहला डिसएडवांटेज। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज हम ये भी कह सकते हैं कि जीएम काउंटर जो है, ये गैमा रेडिएशंस जो हैं उनको काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। अल्फा और बीटा के लिए तो बड़ा सूटेबल है, लेकिन गैमा के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। बहरहाल इसमें फिर आगे बहुत सारी हम मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये तो 1928 या 1940-50s का जीएम काउंटर है। तो ये दो मेन बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं, एक रिलेटिवली लॉन्ग डेड टाइम और दूसरा गैमा रेज की डिटेक्शन। अब इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, फास्ट काउंटिंग वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी जीएम काउंटर फास्ट काउंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, स्लो काउंटिंग के लिए सूटेबल है। अगर हम फास्ट काउंटिंग करना चाहते हैं, यानी जल्दी जल्दी पार्टिकल्स आते जाए और उनको काउंट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, अगला एक डिटेक्टर है जिसे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये तो था जीएम काउंटर के बारे में सारा कुछ। एक छोटी सी चीज रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। जीएम काउंटर की मदद से हम सिर्फ काउंटिंग ही नहीं करते, हम पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर को भी डिस्कस कर सकते हैं। वो कैसे? बड़ा सिंपल है। देखिए, एक तरफ से जो हमने पार्टिकल का सोर्स रखा हुआ है, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसके अंदर से अल्फा या बीटा रेडिएशन निकल रही हैं, अब वो जीएम काउंटर की विंडो से एंटर होते हैं और अंदर आके उनकी काउंटिंग होती है। अब अगर हम रास्ते में मुख्तलिफ थिकनेस वाली मुख्तलिफ मटेरियल्स की शीट्स रखते जाएं, पहले हमने थोड़ी थिकनेस की शीट रखी, अंदर आके अगर काउंटिंग हुई है, फिर हमने उससे ज़्यादा थिकनेस वाली शीट रखी और अगर अंदर अभी भी काउंटिंग हुई है, इसका मतलब है अभी भी पार्टिकल अंदर तक आ रहा है, फिर हमने उससे भी थिक शीट रख दी। अब अगर अंदर काउंटिंग में कमी आती जा रही है या अंदर आके आहिस्ता आहिस्ता काउंटिंग कम होती जा रही है या काउंटिंग खत्म होती जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो शीट हमने इस वक्त रखी है,
दिस इज एक्चुअली द रेंज या पेनिट्रेशन पावर ऑफ दैट स्पेसिफिक न्यूक्लियर रेडिएशन, चाहे वो अल्फा है चाहे बीटा है। इस मेथड से अल्फा या बीटा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर या रेंज का पता लगाया जाता है। एक तो ये बात है। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि वो वर्किंग से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, ऐसे ही आपने कंफ्यूज होना था। वो छोटा सा पॉइंट ये है, एक बात याद रखें, जिस पल्स की हम बात कर रहे थे, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पल्स हमें मिलती है, याद रखें उस पल्स की जो वैल्यू है या उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इंसिडेंट पार्टिकल, जो न्यूक्लियर रेडिएशन में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं अल्फा या बीटा, इनकी एनर्जी के बारे में हमें नहीं बताती। यानी इन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी अगर ज्यादा है, कुछ की कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स मिलनी है वो उतनी ही मिलनी है। इसका मतलब है पल्स की वैल्यू को देखते हुए हम इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता लगा सकते। इसे भी हम जीएम काउंटर का डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।